स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आज रक्षाबंधन है। आज 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन बिहार सरकार ने बिहार की महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। आज 9 अगस्त को महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का ऑफर दे दिया गया है। आपको बता दो कि बिहार की चुनिंदा सरकारी बसों में आज 9 अगस्त को महिलाओं और फिर लड़कियों के लिए सरकारी मुफ्त सेवा रहेगी। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की सुविधा के लिए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। ये निर्णय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सिटी बसों और फिर विभिन्न शहरों में चलने वाली पिंक बसों में लागू होगा। जहाँ BSRTC की सिटी बस में राखी के त्यौहार पर महिलाएं बिना कोई पैसा दिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। हालांकि पुरुष यात्रियों को टिकट लेना पड़ेगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। आज ये नियम लागू है। दोस्तों घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालने के लिए अमित शाह ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए। दरअसल बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के राजनीति करने का आरोप लगाया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता बिहार SIR का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठी उनका वोट बैंक है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या राज्य की मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाया जाना चाहिए या नहीं। भारत का संविधान उन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं देता है जो भारत में जन्मे नहीं है, सिर्फ संविधान लेकर के घूम रहे हैं, कभी खोल करके पढ़ा भी नहीं है, अमित शाह ने कहा। साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि वे SIR का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठी उनका वोट बैंक है। अमित शाह ने अपने भाषण में राहुल गांधी से वोट बैंक की राजनीति बंद करने की भी अपील की है। दोस्तों खान सर, आप तो जानते ही होंगे खान सर को। खान सर के क्लासरूम में उस समय बवाल मच गया जब एक छात्र ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। जब खान सर के क्लास में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए तो भला वो चुप कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने उस छात्र के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि हमारे क्लास में गुंडई सावन में शाकाहारी हुआ है आदमी, इसका मतलब ये थोड़े है कि वध करना छोड़ देगा। जहाँ अंतिम सोमवार के दिन खान सर पूजा पाठ करने के बाद क्लास ले रहे थे, जहां हॉस्पिटल, ब्लड बैंक सहित कई मेडिकल चीज़ों की शुरुआत की घोषणा कर रहे थे। क्लास स्टूडेंट से खचाखच भरी हुई थी। तभी ऑनलाइन क्लास कर रहा एक स्टूडेंट ने पाकिस्तान जिंदाबाद करके कमेंट कर दिया। जब खान सर की नज़र इस कमेंट पर पड़ गई, उन्होंने तुरंत अपने सहयोगी को कहा कि इसको जल्दी ब्लॉक करो, इसका पूरा बैच खत्म करो। जब एप्लीकेशन से लेकर के हर जगह अब तक जितना बैच लिया होगा हर जगह से ब्लॉक मारो, इसका पूरा डिटेल निकालो, आधार कार्ड भी खोजो, इसके घर चला जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे क्लास में गुंडई पाकिस्तानी जिंदाबाद करेगा, काट डालेंगे, सावन में शाकाहारी हुआ है आदमी, ऐसे थोड़े है कि वो तो छोड़ देगा। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेलने के विषय पर बातचीत करते हुए खान सर गुस्से से लाल भी दिखाई दिए। यह पहली बार उनको क्लास में इस तरह के रूप देखा गया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि शिक्षक का धर्म होता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, लेकिन अगर मेरे साथ कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट आ गया तो फिर उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, या बल्कि पहले खूब मारेंगे। भले ही वह कुछ नहीं किया हो, लेकिन वह दहशतगर्द वाले देश से हैं, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। खान सर को गुस्से से लाल देखकर के क्लास में एकदम शांति बनी रही और फिर वे ये तमाम बातें कहते हुए दिखाई दिए। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। किशनगंज जिला के बहादुरगंज में AIMIM बनाम कांग्रेस या फिर नया समीकरण, इसके इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल जमीनी समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। यह किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र मानी जाती है, इस बार भी राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है। जब पिछले बार के नतीजों और फिर वर्तमान समीकरणों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बहादुरगंज में इस बार का मुकाबला सिर्फ सीट जीतने का नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व और जनविश्वास को वापस पाने का भी है। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर 1952 से अब तक 16 चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 10 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये आंकड़ा स्पष्ट करता है कि इस सीट पर लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। खास करके 2005 से 2015 तक कांग्रेस के
मोहम्मद तौसीफ आलम ने जीत दर्ज करके अपनी मजबूत पकड़ दिखाई दी थी। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इस परंपरा को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने तोड़ दिया। जहां अंजार नईमी ने 2020 के चुनाव में कांग्रेस को हरा करके इस सीट पर AIMIM का झंडा गाड़ दिया। हालांकि बाद में उन्होंने राजद का दामन थाम लिया, जिससे समीकरण फिर से बदलते नजर आए। जब उस चुनाव में AIMIM, कांग्रेस और फिर विकासशील इंसान पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। वहीं पर कांग्रेस के अलावा इस सीट पर बीजेपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी भी एक बार जीत हासिल कर चुकी है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी बहादुरगंज की जनता का भरोसा जीता है। इससे स्पष्ट होता है कि भले ही यहां एक तरफा वर्चस्व लंबे समय तक रहा हो, लेकिन समय समय पर राजनीतिक परिवर्तन और फिर जनता की पसंद में बदलाव देखने को मिला है। वहीं पर 2024 के आंकड़ों के अनुसार बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 5,10,164 है, जिनमें 2,59,165 पुरुष और फिर 2,50,999 महिलाएं शामिल है। इस सीट पर कुल 3,07,148 मतदाता है, जिनमें 1,58,638 पुरुष और 1,48,496 महिला और 14 थर्ड जेंडर है। वहीं पर मुस्लिम आबादी का अनुपात अधिक होने के कारण ये सीट धार्मिक और फिर सामाजिक समीकरणों से गहराई से प्रभावित रहती है। वहीं पर 2025 के चुनाव में बहादुरगंज सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। AIMIM से राजद में शामिल हो चुके मोहम्मद अंजार नईमी दोबारा मैदान में उतरते हैं, तो फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे अपने पुराने मतदाताओं का भरोसा बनाए रख पाएंगे या कांग्रेस इस बार बिखरे मुस्लिम वोटों को फिर से एकजुट कर वापसी करेगी। वहीं पर दूसरी ओर भाजपा और फिर अन्य दल भी इस सीट पर सांकेतिक उपस्थिति के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। जब बहादुरगंज की सियासत में धार्मिक समीकरण के साथ साथ विकास, शिक्षा, रोजगार और फिर स्थानीय मुद्दे भी अहम है। दोस्तों, अमित शाह और CM नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में जानकी देवी के मंदिर का शिलान्यास किया है। कल बिहार के सीतामढ़ी में जानकी के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संयुक्त रूप से पूर्णा धाम में जानकी मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन को लेकर के पूरे बिहार की जनता में उत्साह है। यह जानकी देवी का मंदिर राम मंदिर की तरह पर ही बनाया जा रहा है। मंदिर परिसर की अनुमानित लागत 882 करोड़ रुपए है। इसे 67 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसमें 151 फीट ऊंचा गर्भगृह इसका केंद्रीय ढांचा होगा। इसकी ऊंचाई राम मंदिर से केवल 5 फीट ही कम है। जब मंदिर की 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है और बिहार पर्यटन विभाग इसके विकास कार्यों का नेतृत्व करेगा। जब भूमि पूजन को एक बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। ये मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण और स्थापत्य कला की दृष्टि से भव्य बनाया गया है। दोस्तों, बिहार के सीमांचल इलाके में बाढ़ का असर दिनों दिन भयावह होता जा रहा है। गंगा और कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से कटिहार, पूर्णिया और रुपौली प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। घरों में पानी घुसने से सैकड़ों परिवार ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं, जबकि कई लोग अब भी भगवान भरोसे डूबते घरों में रह रहे हैं। वहीं पर रुपौली प्रखंड यानी कि पूर्णिया के रुपौली प्रखंड की कोयली सिमरा पश्चिम पंचायत की बुढ़ियाधार टोला, बघवा, बासी, सहोरिया दियारा और फिर बिंद टोली समेत कई गाँव में बाढ़ का पानी घरों और फिर खेतों में भर गया है। धान और फिर मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है, न राहत शिविर, न पशुओं के लिए चारा। वहीं पर कटिहार और फिर आसपास के क्षेत्र में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 69 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। जयकृति टोला, झब्बू टोला, यूसुफ टोला, नगर पंचायत अहमदाबाद और फिर मुरली राम टोला जैसे गांव चारों ओर से पानी से घिर चुके हैं। आने जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा है, लेकिन स्थानीय नाविक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता को लेकर के कांग्रेस अपनी नई रणनीति से आगे बढ़ रही है। जब कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लाहौर और फिर अध्यक्ष राजेश राम जातीय सामाजिक समीकरण और फिर मुद्दों को लेकर के वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कुछ फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जिससे पार्टी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो पार्टी की नई रणनीति से पार्टी के कई विधायक नाराज हैं और चुनाव से पहले पाला बदल भी सकते हैं। वहीं पर पार्टी ने पिछले दिनों सीटों पर उम्मीदवारों के लिए QR कोड जारी किया था। जो उम्मीदवार जिस सीट पर चुनाव
चुनाव लड़ना चाहते हैं वे QR कोड के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जब पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों के माने तो पार्टी ने सिटिंग सीट के लिए भी उम्मीदवारों के बायोडाटा मंगवा लिए हैं, जिसको लेकर के विधायकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं पर कांग्रेस की हालात ऐसी हो गई है कि पार्टी के सिटिंग सीट पर भी कई स्वयं संभू उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ खुद की तस्वीर शेयर करके खुद को उस विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बता रहे हैं। ये साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि वर्तमान विधायक का टिकट कट जाएगा और उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। वहीं पर पार्टी सूत्रों के माने तो पार्टी नेतृत्व ने सिटिंग सीट पर भी बायोडाटा परफॉर्मेंस के आधार पर मंगवाया है। हालांकि पार्टी के विधायकों ने पार्टी के फैसले पर आपत्ति भी दर्ज की है, लेकिन पार्टी नेतृत्व की ओर से इस मसले पर साधी चुप्पी पार्टी विधायकों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अभी से वे टिकट कट जाने की आशंका लिए दूसरे दलों में अपना भविष्य देखें या फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले का इंतजार करें। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है। अब 2026 में प्रस्तावित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा यानी कि TRE 5 के लिए कुल रिक्तियों में से आधी सीटें आरक्षित रखी जाएगी। यानी कि इस साल आयोजित होने वाली TRE 4 परीक्षा के तहत केवल 50% खाली पड़े पदों पर ही बहाली की जाएगी। यह शिक्षा विभाग ने TRE 4 की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सभी जिलों से कक्षा 1 से 12 तक के खाली पड़े पदों की रिपोर्ट मांगी गई है। यह खाली पड़े पदों के संकलन के बाद रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और जल्द ही BPSC को अधियाचना भेजी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर 2025 तक TRE 4 की वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। वहाँ पर विभागीय सूत्रों के अनुसार लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 50,000 पद TRE 4 के तहत भरे जाएंगे, जबकि बचे हुए 50,000 पद TRE 5 के लिए आरक्षित रहेंगे। इस बार TRE 4 से पहले STT आयोजित नहीं की जाएगी। अब STT की परीक्षा TRE 5 के पहले करवाई जाएगी। दोस्तों, बिहार के रक्सौल से हल्दिया तक बनने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एनालमेंट अप्रूवल कमेटी ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया है, जिसके बाद संबंधित जिलों को भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकार नियुक्त करने का निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेस वे बिहार के 11 जिलों मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और फिर बांका से होकर के गुजरेगा। इसकी कुल लंबाई 585 किलोमीटर होगी और फिर इसके लिए लगभग 60 मीटर चौड़ाई में 4866 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत बेगूसराय जिले के बीरपुर गांव के पास गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबा पुल प्रस्तावित है, जो कि पूर्वी बिहार को दक्षिणी हिस्सों से जोड़ेगा। साथ ही नदी के दोनों ओर मटिहानी और फिर सामने गाँव तक 2 लेन की संपर्क सड़कें भी प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पूर्वी चंपारण के भू अर्जन पदाधिकारी गणेश कुमार ने जानकारी दी है कि उन्हें भूमि सुधार विभाग के निदेशक से भू अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार नियुक्त करने का निर्देश प्राप्त हुआ है और फिर आगे ही कार्रवाई जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार की जाएगी। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुराना धाम में देवी सीता को समर्पित भव्य जानकी मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हो गया है। अमित शाह ने अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया है। यह आयोजन अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर भव्य और फिर श्रद्धा से हुआ है। मंदिर परिसर का निर्माण 67 एकड़ भूमि में किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 882 करोड़ रुपए है। मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी और फिर इसके 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है। वहीं पर इस ऐतिहासिक अवसर को और दिव्य बनाने के लिए जयपुर से चांदी का कलश, देश के 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 31 नदियों का जल मंगवाया गया है। जब तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर एक 50,000 लड्डू पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए दक्षिण भारत से विशेष कारीगर सीतामढ़ी पहुंचे। लड्डुओं के निर्माण से पूर्व गंगा समेत 11 पवित्र नदियों के जल से संकल्प स्नान की रस्म अदा की गई। वहीं पर इस शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, साधु संत और फिर हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। जब पूरे कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और फिर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिससे वातावरण पूरी तरीके से आध्यात्मिक रहा।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। टिकट की दौड़ में पिछड़ने का डर नेताओं को पार्टी बदलने पर मजबूर कर रहा है। यही वजह है कि बिहार में एक नया राजनीतिक खेल मिशन दल बदल के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें नेता अब अपनी निष्ठा नहीं बल्कि टिकट और फिर चुनावी जीत की संभावनाओं के आधार पर पार्टी बदल रहे हैं। राजनीति में निष्ठा से ज्यादा अब टिकट पर फोकस है और यही वजह है कि चुनावी मौसम में कई नेता विचारधारा के बजाय सत्ता की गाड़ी में सवार होने के लिए दल बदलने का रास्ता अपना रहे हैं। वहीं पर जहां पर टिकट पाने के लिए नेताओं की निष्ठा पार्टी से नहीं बल्कि संभावित चुनावी जीत से जुड़ने लगी है, या चुनाव के पहले दल बदलना अब सामान्य बात बन गई है। यदि किसी नेता को अपनी पार्टी से टिकट मिलने की संभावना नहीं दिखती है तो फिर वे प्लान बी के तहत दल बदलने का रास्ता अपना लेते हैं। नेताओं के बीच पार्टी बदलने की रेस में प्रमुख दलों जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और फिर कांग्रेस के नेता शामिल है। राजनीतिक हलचल के बीच बिहार के कई नेता अपनी अपनी पार्टी बदलने में जुटे हैं। ये बदलाव खासतौर पर उन नेताओं के लिए है जो कि टिकट की गारंटी चाहते हैं। कुछ नेताओं ने हाल ही में अपनी पार्टी बदल दी है। दोस्तों, बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेने के लिए होड़ मच गई है, जहां नए कनेक्शन के लिए मात्र 20 दिन में हजारों आवेदन मिल गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा के बाद राज्य भर में लोग बड़ी संख्या में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं। बीते 20 दिनों में 50,000 से अधिक लोगों ने नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें सिर्फ पटना शहर के 1528 आवेदन शामिल है। जी हाँ, बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में कनेक्शन के लिए 50% ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। जब पेशु क्षेत्र में जहां पर पहले औसतन 800 से 1000 आवेदन प्रतिदिन आते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर के 1528 तक पहुंच गई है। वहीं पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने हाल ही में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नया कनेक्शन जारी करने से पहले परिसर की विधिवत जाँच की जाए। ये कदम इस बात की पुष्टि के लिए उठाया गया है कि उपभोक्ता किसी फर्जीवाड़े का हिस्सा न हो। वहीं पर बिजली कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग पहले से उपभोक्ता हैं या फिर जिनके परिवार में 2 से 3 मीटर लगे हुए हैं, उन पर इस योजना का कोई भी नकारात्मक असर नहीं होगा। वे उपभोक्ता पहले की तरह ही वैध माने जाएंगे। नए कनेक्शन के लिए परिसर की स्वामित्व की जाँच की जाएगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र से पहले राज्य सरकार ने शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए अंतर जिला हस्तांतरण से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने शिक्षकों को बड़ी राहत दे दिया है। दरअसल इस संबंध में घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने के अधिकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट पर एक्स अकाउंट पर शेयर पोस्ट करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। ये निर्णय उन शिक्षकों के लिए राहत लेकर के आया है जो हाल के हस्तांतरण प्रक्रिया से असंतुष्ट थे या जिन्हें मनपसंद स्थान नहीं मिल पाया था। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के हस्तांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला हस्तांतरण संबंधित जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। आगे कहा है कि जिले के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंड या फिर उसके नजदीक उनका पदस्थापन हो सके। दोस्तों, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में यात्रा होगी। ये यात्रा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ 17 तारीख से बिहार में होगी। जहाँ चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, चुनाव बहिष्कार नहीं करेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चुनाव आयोग के जरिए कराया जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। अब इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनने लगी है। SIR के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेता जुटे। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बेली भगत से वोटों की चोरी कर रहा है। उन्होंने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का जिक्र करते हुए बताया है कि कैसे एक विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने वोटों की धांधली की और बीजेपी जीती। जब उनके इस दावे के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और फिर हरियाणा निर्वाचन आयोग ने उनसे सबूत रखने के साथ ही हल्फनामा पेश करने को कहा है। वहीं पर शुक्रवार को बेंगलुरु में वोट अधिकार यात्रा को रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने आरोप दोहराए। वहीं पर चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट आरोपों पर हल्फनामे को लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2020-24 में
हमें कर्नाटक में हमारे सर्वे में 16 सीटें मिल रही थी, लेकिन हमें 9 में ही जीत मिली। जब इसके बाद हमने सवाल पूछना शुरू किया, जब चुनाव आयोग से हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन मांगी, लेकिन हमें नहीं दी गई, वीडियोग्राफी भी नहीं दी गई और इसे लेकर के कानून बदला और 45 दिन की समय सीमा लगाई। इसके बाद इसे डिलीट करने का निर्देश दिया गया। वहीं पर चुनाव आयोग मुझसे हल्फनामा मांगता है। वह कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर के सवाल पूछ रही है, तो फिर चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। वहीं पर चुनाव आयोग जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो फिर उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की कल एक अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार की ओर से 5 बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 10 करोड़ 33 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा सरकार ने अफोर्डेबल LPG सिलेंडर के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पर आम जनता के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन संस्थान को भी बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए बाकी फैसलों में टेक्निकल एजुकेशन, असम और फिर त्रिपुरा का विकास, मरक्कन पुडुचेरी 4 लेन के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। वहीं पर उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अफोर्डेबल LPG सिलेंडर के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट किया गया है। दोस्तों, बिहार के कई पुलिस थानों में परिसर में ही मंदिर का निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में पुलिस वाले रोजाना दर्शन के बाद अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं। दूसरी ओर कभी कभी ये थाने बड़ी घटना और फिर इवेंट का गवाह भी बने हुए दिखते हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां पर थाने में हुई शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जब मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर प्रेमिका की धूमधाम से शादी की गई। पुलिस कर्मियों ने भी मंगल गीत गाया और सहनाइयां बजी। पूरा मामला गायघाट थाना क्षेत्र के बहतरा गांव के दीपक कुमार और फिर पियर थाना क्षेत्र की एक लड़की की का है, जो दोनों के बीच पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। लड़की का आरोप है कि दीपक ने शादी का झांसा देकर के उसके साथ गलत काम किया और आधार और फिर वोटर कार्ड में पति के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। शादी करने से बचता रहा। इसके बाद लड़की सुबह सुबह अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और फिर साथ में रहने की जिद पर अड़ गई। वहीं पर घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की और फिर लड़की को थाने ले आई। थाने में दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक गहमागहमी रही, लेकिन लड़की अपनी जिद के पीछे नहीं हटी। आखिरकार प्यार की जिद पूरी हुई और फिर दोनों परिवार की सहमति के बाद थाना परिसर स्थित मंदिर में दीपक और फिर लड़की के फेरे करवाए गए। शादी में पुलिसकर्मी और फिर ग्रामीण भी शामिल हुए। मंगल गीतों के साथ दोनों को विदा किया गया। वहीं पर गायघाट थाना अध्यक्ष उमाकांत सिंह ने बताया है कि विवाह परिजनों की रजामंदी से कराया गया है। इसके बाद दोनों को प्यार बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। दोस्तों, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव से कहा है कि फर्जी सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी और फिर उनका इस्तेमाल करना अपराध है और उन्हें 16 अगस्त तक अपना स्पष्टता फर्जी मतदाता फोटो पहचान पत्र जमा करने की समय सीमा तय है। इस संबंध में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता को पटना के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट और दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन अधिकारी द्वारा एक नया पत्र जारी किया गया है। अधिकारी ने पिछले हफ्ते पूर्व उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के उनसे उस मतदाता पहचान पत्र को जांच के लिए सौंपने का आग्रह किया था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया होने के बावजूद उनके पास है। वहीं पर नवीनतम पत्र में ERO ने कहा कि पिछले कई वर्षों की मतदाता सूची के अवलोकन से ये निष्कर्ष निकला है कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव द्वारा उद्धृत मतदाता पहचान पत्र संख्या वाला मतदाता पहचान पत्र कभी जारी नहीं किया था। दोस्तों, नीतीश सरकार ने अधिकारियों की मौज कर दी है। अब अधिकारी 85,000 रुपए तक का लैपटॉप खरीद सकते हैं। जो आपको बता दूं कि बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड की खरीद के लिए अब अधिकतम 85 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार होगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। पहले इसकी अधिसीमा 60,000 रुपए निर्धारित थी। ई गवर्नेंस के अंतर्गत सभी कोषागारों और फिर मुख्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों को लैपटॉप देने का निर्णय साल 2016 में ही लिया गया था, जब उस समय बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा को बिहार लेखा सेवा के नाम से जाना जाता था। वहीं पर सॉफ्टवेयर और दूसरे एसेसरीज सहित
तब इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को 60,000 रुपये तक खर्च करने का अधिकार था। जब अब वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि साइबर सुरक्षा और फिर वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्यों की विविधता के अनुरूप नवीनतम तकनीकी वाला लैपटॉप आवश्यक है, इसके लिए खरीद राशि की समय सीमा बढ़ा दी गई है, अधिक सीमा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री के पिताजी को लोन लेना पड़ा था, लेकिन उन्होंने 5.25 साल पहले दिलीप जायसवाल को अपने खाते से चेक के माध्यम से पाई वापस कर दी थी। जहां मंत्री मंगल पांडे ने यह भी कहा कि लोन की पूरी राशि चेक के माध्यम से ली गई थी और चेक के माध्यम से ही वापस किया गया, जिसका पूरा प्रमाण है। बिना तथ्य एवं बिना कारण के सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रशांत किशोर मेरी छवि खराब करने में लगे हुए हैं। वहीं पर मंगल पांडे ने कहा कि प्रशांत किशोर जिस विश्वविद्यालय की मान्यता की बात कर रहे हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल नहीं होता है, ये जानकारी उन्हें होनी चाहिए। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तीसरी बात एम्बुलेंस की निविदा की है तो मामला हाईकोर्ट में है और उसका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के सरकारी विद्यालय परिसरों में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को नई सौगात मिलने वाली है। बच्चों की शुरुआती शिक्षा को रोचक और फिर आसान बनाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से प्री प्राइमरी किट की व्यवस्था की जाएगी। इस विशेष पहल के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में ही सीखने का भी मौका मिलेगा। इसकी सहायता से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और फिर सामाजिक विकास भी बेहतर ढंग से हो पाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार जिले के 358 सरकारी स्कूल परिसरों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं। इन केंद्रों में लगभग 8,000 छोटे बच्चे नामांकित हैं। इन केंद्रों में अब विशेष रूप से तैयार की गई प्री प्राइमरी किट देने की तैयारी चल रही है। जब बताया गया है कि इस किट में चाइल्ड फ्रेंडली कुर्सी, टेबल, झूला सेट, कारपेट, दरी, चटाई, सॉफ्ट बॉल, वजन मशीन सहित अन्य शिक्षाप्रद और फिर मनोरंजक सामग्रियां शामिल है। इस काम के लिए चयनित एजेंसी को विभागीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी मिली है कि मंगलवार को जिला शिक्षा विभाग के ऑफिस में प्री प्राइमरी किट का लॉट पहुंच चुका है, जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या के आधार पर किट का वितरण किया जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। ये यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी, जब पहले चरण में 15 दिन की यात्रा निकाली जाएगी। इसके पूरा रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के अन्य कई बड़े नेता शामिल होंगे। जब बिहार चुनाव से ठीक पहले होने वाली इस यात्रा में महागठबंधन और फिर इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखाने की भी कोशिश करेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के जारी सियासी हंगामे के बीच निकलने वाली ये यात्रा महागठबंधन के लिए काफी अहम मानी जा रही है। वहीं पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। यह बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष आदि शामिल रहे, जिन सभी ने यात्रा की सफलता पर चर्चा की। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर के निशाना साधा है। अमित शाह SIR, घुसपैठिया, राहुल गांधी पर जमकर के हमला बोला है। वहीं पर RJD को लालू एंड कंपनी कहकर के संबोधित किया। इतना ही नहीं, SIR के मुद्दे को लेकर के अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। साथ ही साथ कहा कि पहली बार वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। जहां अमित शाह ने कहा है कि मैं यहाँ पर आया, लेकिन उससे पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे NDA के लोग हैं, लेकिन मैं यहां से जनता को पूछना चाहता हूं कि घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, या चुनाव आयोग को SIR करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वहीं पर अमित शाह ने इस दौरान RJD चीफ लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। वहीं पर भाजपा के दिग्गज नेता ने कहा है कि मुझे बताएं कि लालू यादव किसे बचाना चाहते हैं। आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अमित शाह ने आगे कहा है कि आप उनको बचाना चाहते हैं जो बांग्लादेश से आकर के हमारे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं। वहीं पर भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह ने सवालिया लहजे में पूछा है कि मुझे मिथिलांचल वाले बताओ कि मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि आप लोग लालू एंड कंपनी को स्पष्ट संदेश दीजिए कि अगर आपको घुसपैठियों के वोट चाहिए तो फिर बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। वहीं पर अमित शाह ने कहा कि आज मैं राहुल गांधी जी को भी कहना चाहता हूं कि आप ये वोट बैंक की राजनीति बंद करिए। मतदाता सुदृढ़ीकरण कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार शुरू किया था और अंत में ये 2003 में हुआ।
जब तब भी कोई विरोध नहीं था। अमित शाह ने कहा है कि अब आप चुनाव हारते जाते हो और फिर बिहार चुनाव भी हार रहे हो, यही वजह है कि आप पहले से इस तरह की बातें करने लगे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 35% से ज़्यादा भारतीय लोग लिवर की बीमारी के शिकार हैं, या डॉक्टरों ने इन आदतों को सबसे खतरनाक माना है। आपको बता दें कि लिवर से संबंधित कई तरह की बीमारियां वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बड़ा जोखिम रही है। लिवर में फैट बनने यानी कि फैटी लिवर की समस्या का खतरा कम उम्र के लोगों को भी देखा जा रहा है। जब पहले ये बीमारी ज़्यादातर शराब पीने वालों में ही देखी जाती थी, लेकिन अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी भारत में तेज़ी से पैर पसार रही है। ये उन लोगों में भी देखा जा रहा है जो शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं। हाल की रिसर्चों के अनुसार भारत की 35% से ज़्यादा आबादी किसी न किसी स्तर पर फैटी लिवर से प्रभावित है, और चौंकाने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी का पता ही नहीं होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में इसके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है बदलती जीवन शैली, अनियमितता, खान पान और फिर बढ़ता मोटापा। जंक फूड का सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और फिर सुस्त दिनचर्या ने इन बीमारी को एक आम स्वास्थ्य समस्या बना दिया है। वहीं पर डायबिटीज़ और फिर हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में फैटी लिवर की आशंका दोगुनी होती है। वहीं पर जुलाई 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम में बताया है कि देश में हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कई कारण हैं जो लिवर में फैट की मात्रा बढ़ाने वाले हो सकते हैं। जहाँ हाई कैलोरी वाली चीज़ें खाने से जोखिम बढ़ सकती है। जब हमारा लिवर फैट वाली चीज़ों को सामान्य रूप से संसाधित और फिर विघटित नहीं कर पाता है, तो फिर इसके कारण फैट जमने का खतरा हो सकता है। मोटापा, मधुमेह या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड्स जैसी कुछ अन्य स्थितियों से पीड़ित लोगों में भी फैटी लिवर विकसित होने की आशंका अधिक होती है। वहीं पर लिवर में फैट जमने का खतरा उन लोगों में भी देखा जाता है जो शराब नहीं पीते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर दिनचर्या में किन आदतों के कारण आप फैटी लिवर रोग के शिकार हो सकते हैं। इनमें सुधार करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शराब का सेवन। जी हाँ, लिवर के लिए जिन चीज़ों को सबसे हानिकारक माना जाता है वह है शराब पीने की आदत इसमें प्रमुख है। अत्यधिक शराब के सेवन से न सिर्फ फैटी लिवर की समस्या होती है, बल्कि इसे लिवर फेलियर तक का भी जोखिम रहता है। फैटी लिवर रोग से पीड़ित लोगों को शराब का सेवन बिल्कुल ना करने की सलाह दी जाती है। हालांकि शराब ना पीने वालों में भी फैटी लिवर की समस्या होने का खतरा रहता है, इसलिए लाइफस्टाइल में सुधार करना भी ज़रूरी है। वहीं पर शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना खतरनाक है। जी, नियमित व्यायाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। व्यायाम की कमी फैटी लिवर रोग के खतरे को तो बढ़ाती है, जो साथ ही साथ इससे शारीरिक और फिर मानसिक कई प्रकार की समस्याओं का खतरा भी हो सकता है। जब स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया है कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से न सिर्फ फैटी लिवर के प्रबंधन में मदद मिलती है, साथ ही जिन लोगों को ये समस्या नहीं है उनमें ये जोखिमों को भी कम करती है। NFLD की समस्या होने वाले लोगों को सप्ताह में कम से कम 150 से 300 मिनट के माध्यम एरोबिक व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। वहीं पर ज़्यादा चीनी का सेवन। रिसर्चों ने बताया है कि फैटी लिवर रोग विशेष रूप से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के लिए अधिक मात्रा में चीनी के सेवन को जिम्मेदार माना जाता है। यह आदत ब्लड शुगर के स्तर को काफ़ी बढ़ा देती है, जिससे लिवर में वसा की मात्रा बढ़ने लगती है। ऊपर कैंडी, आइसक्रीम और फिर मीठे पेय भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो फिर आप सावधान हो जाइए। दोस्तों, 125 यूनिट बिजली मुफ्त की जानकारी पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक पहल की गई है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अगस्त को उपभोक्ताओं को सीधा संवाद करेंगे। इस योजना की पूरी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार व्यापक जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अगस्त को विद्युत उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम के जरिए बिहार के लाखों उपभोक्ताओं से सीधा बात करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है कि बिहार के हर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना की पूरी जानकारी मिले और वे इसके लाभ को समझ सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संवाद के जरिए योजना के फायदे, पात्रता और फिर आवेदन की प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझाएंगे। ये पहल न केवल उपभोक्ताओं को जागरूक करेगी, बल्कि उनकी शंकाओं का समाधान भी करेगी। दोस्तों, बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी से उद्योग को नया आयाम मिल रहा है। जब बिहार सरकार ने बिहार में औद्योगिक विकास और फिर रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी लागू की है। इस नीति के तहत निवेशकों को आकर्षित करने और फिर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। नीति के अनुसार पूंजीगत अनुदान के रूप में प्लांट
एवं मशीनरी पर 30 करोड़ रुपए तक अधिकतम 30% की सहायता राशि दी जा रही है। इसके साथ ही उद्योगों को ब्याज दर में 10 से 12% अथवा वास्तविक ब्याज दर पर छूट दी जा रही है। FCI पर 50% की छूट या और फिर 20 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक पेटेंट अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। वहाँ पर बिजली शुल्क में 2 रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। कर संबंधित प्रोत्साहन के तहत 100% SGST की प्रतिपूर्ति और फिर स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और भूमि परिवर्तन शुल्क पर 100% की छूट दी जा रही है। यह प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक माल भाड़ा प्रतिवृत्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत EPF और फिर ESI भुगतान का 300% की प्रतिपूर्ति दी जाएगी और फिर साथ ही 5,000 रुपये प्रति माह प्रति कर्मचारी को सहायता दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के साथ बिटिया मीरा का कन्यादान किया। यह सीवान में धूमधाम के साथ मीरा की शादी रितेश से हुई। शादी में मंत्री अशोक चौधरी, जनकराम, स्थानीय विधायक, DM सहित BJP के कई नेता शामिल हुए। शादी में शामिल होकर के तमाम लोगों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। आपको बता दूं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दलित परिवार की बेटी का कन्यादान किया है। सीवान जिले के अंदर प्रखंड के पतार गांव के रहने वाले वीरेंद्र राम की बेटी मीरा कुमारी की शादी रितेश राम से हुई। इस शादी समारोह में मंत्री मंगल पांडे अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के वीरेंद्र राम की बेटी का कन्यादान किया। इस शादी समारोह में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और जनक चमार सहित कई लोग यहाँ पर मौजूद है। इस विवाह समारोह का आयोजन भाजपा प्रवक्ता मनोज राम ने किया है। मनोज राम ने बताया है कि वे करीब 1 सप्ताह से इस शादी के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए थे और फिर उन्होंने दरौली की स्थानीय विधायक सत्यदेव राम पर यह आरोप लगाया है कि वे इस कार्यक्रम को रोकना चाहते थे और दलित बस्ती में जाकर के लोगों से कह रहे थे कि इस कार्यक्रम में ना जाए। यहाँ के लोगों ने उनकी बातों से को दरकिनार करके एक दलित की बेटी की शादी में शामिल हुए और इस नवविवाहिता जोड़े को आशीर्वाद देकर के खुशी खुशी विदा किया। इस शादी की चर्चा अब इलाके में खूब हो रही है।